विंडलास बायोटेक, इसका जो आईपीओ है 16 अगस्त 2021 को आया था। और इसके बाद के अंदर ये कंपनी जो है डाउन टर्न में ही चल रही थी, जैसे कि हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं कि डाउन टर्न में जाए जा रही थी। इसके बाद में इसने एक घुमाव दिखाया है अच्छा खासा, और उसके बाद में ऊपर जाना स्टार्ट कर चुकी है। अगर इसी की चार्ट को हम अच्छे से चेक करते हैं यहाँ पर, तो देख पा रहे हैं अच्छे से कि इसने एक घुमाव जो है कंप्लीटली, मतलब नीचे से घुमाव शुरू कर दिया है और ऊपर जाना भी स्टार्ट कर दिया है। और इसी के बेसिस के ऊपर ये, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी और ऊपर जाने के मूड में है ये स्टॉक। तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म के अगर हिसाब से देखते हैं, तो स्टॉक को जो है हम बाय कर सकते हैं 285 के ऊपर, जब ये रिट्रेस करने के लिए आएगा। और जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले लोग होते हैं जो कि स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं 256 का। सो 256 का स्टॉप लॉस रख के 285 के ऊपर बाय करके, और वो इसको ट्रेड को रख सकते हैं अपने पास में 355 के आसपास तक। सो 355 तक का वो टारगेट रख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म वाले जो हैं, जो कि इस कंपनी के अंदर भरोसा करते हैं, जैसे कि हम फंडामेंटल रिसर्च अभी करेंगे, क्योंकि टेक्निकल के बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना है, उसके लिए जैसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो कंपनी जो है करती क्या है आज के दिन, ये कंपनी जो है फॉर्मेशन तैयार करती है। फॉर्मुलेशन, जैसे लिक्विड जो दवाइयाँ हम लोग नहीं खाते हैं, जेनेरिक दवाइयाँ, और जो सॉलिड जो दवाइयाँ खाते हैं जो जेनेरिक होती हैं, विदाउट एनी ब्रांड नेम की होती हैं, वो दवाइयाँ बनाती है। और किसी भी कंपनी के लिए बना सकती है। इसको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है इस कंपनी के साथ में, तो उसको भी ये जेनेरिक दवाइयाँ बना के दे देती है। तो इसी का यही मेन काम है। और आज के दिन ये कंपनी का जो टोटल वैल्यू है 640 करोड़ रुपीज़ है। मतलब इस कंपनी को टोटल खरीदा जा सकता है एज पर 301 जो शेयर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, 640 रुपये में पूरी कंपनी को खरीदा जा सकता है। आज के दिन अगर इस 15 रुपये का, 15 रुपये के ऊपर 1 रुपया कमा रही है ये कंपनी, और जितना भी कैपिटल कंपनी काम में ले रही है, चाहे वो लोन से हो, शेयर होल्डर्स का पैसा हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर 14% का रिटर्न जनरेट कर रही है। और शेयर होल्डर्स का जितना पैसा है उसके ऊपर सिर्फ 10% का रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी। अब अगर आगे बात करते हैं और कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है ईयरली अगर रिजल्ट को देखते हैं, तो कंपनी का ईयरली जो रिजल्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कंपनी का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ में, एवरी ईयर। और एवरी ईयर कंपनी जो है अच्छे खासे नेट प्रॉफिट्स कमा रही है। अगर पर शेयर हम नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर देखते हैं, तो कंपनी जो है जनरेट करती ही जा रही है। सेल बढ़ रही है, बट यहाँ पर मार्जिन आपको देख रहे होंगे घट रहे हैं, एज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। ये मार्केट में ऐसी कंपनियां और भी खुल रही हैं, तो कंपटीशन की वजह से कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, मार्जिन कम रखना पड़ रहा है। दूसरा, जो कंपनी मटेरियल कॉस्ट होता है कंपनी की, वो मटेरियल कॉस्ट काफ़ी महंगा, जो मेन पार्ट है कंपनी का जो वो है मटेरियल कॉस्ट महंगा ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स एक तो कॉस्ट भी बढ़ रही है मटेरियल्स की, ऊपर से कंपटीशन बढ़ रहा है, फिर भी कंपनी अपने आप को मेंटेन करे हुए है एक अच्छे लेवल, अच्छे सेल्स के साथ में। अगर आगे कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आज के दिन। तो उस ये जो कंपनी जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक जो कंपनी है, इस इंडस्ट्री का जो आज के दिन एवरेज पीई है वो 24 है, और कंपनी का खुद का पीई है वो 15 है। सो ऑन मतलब एवरेज इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां हैं वो 24 रुपये के ऊपर 1 रुपया कमा रही है, ये 15 रुपये पे 1 रुपया कमा रही है। और इसका जो मेन कॉम्पिटिटर जो यहाँ पे बैठा हुआ है दूसरा, जो कि है मेडिकेन बायोटेक, इसका 58 का पीई है। तो ये ऑलरेडी बहुत सस्ते में अवेलेबल है, ये जो स्टॉक है विंडलास बायोटेक। ऊपर से प्रॉफिट्स अच्छे जनरेट कर रही है। ऊपर से अगर इसका बैलेंस शीट को देखते हैं, आज की इसकी फाइनेंशियल हालत को हम चेक करते हैं, तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। बोरोइंग्स जो है कंपनी की, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो कंपनी की बिल्कुल ही माइनस में जा रही है, मतलब खत्म ही होने वाली है। और अदर लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर कंपनी का जो मेन पैसा है वो है ट्रेड्स पेएबल के अंदर। ट्रेड्स पेएबल क्या होते हैं कि कंपनी को जो जहाँ से रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, उन सप्लायर्स को पैसा देना बाकी है 87 करोड़। ये मोस्टली क्या होता है कि हम लोग क्या माल उधारी पे उठाते हैं, मोस्ट ऑफ द सारे बिजनेस उधारी पे उठाते हैं माल। फिर जब आगे सेल हो जाती है, फिर सेल से जो पैसा आता है वो उधारी चुकाते हैं, और बीच में अपना मार्जिन रख के काम चलाते हैं। ये सारी बिजनेसेस का यही फंडा है। कंपनी की अगर और बातें करते हैं हम लोग, तो कंपनी खुद रिसीव करना चाह रही है। मतलब कंपनी ने भी 117 करोड़ का माल जो है उधारी में दे रखा है, जो कि कंपनी को भी रिसीव होना बाकी है। जैसे ये रिसीव होता है कंपनी को, जो ये जो ट्रेड्स पेएबल है कंपनी के, ये कंपनी पे कर देगी उसी वक्त। कंपनी के पास में आज के दिन 25 करोड़ का कैश अवेलेबल है। मतलब और भी जितने और ऑर्डर्स आते हैं तो कंपनी उनको अच्छे से फुलफिल कर सकती है। हमको मतलब बैलेंस शीट में तो कोई इशू अपने को नजर आ नहीं रहा यहाँ पर। दूसरा, अगर कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी के पास में जितने माल बिक रहा है, आ रहा है रॉ मटेरियल, कैश में ट्रेड कितना हो रहा है, या उधारी में चल रहा है सब कुछ। तो कैश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो है इन्वेंट्री खरीदी है कंपनी ने 16 करोड़ की, तो कैश बाहर गया है। और 25 करोड़ जो हैं वो पेएबल्स थे, तो वो अभी तक कंपनी के पास में पड़े हुए हैं। पे करने हैं, तो कंपनी के पास 25 करोड़ तो पड़े हुए हैं आज के दिन, और बाकी अभी आने बाकी हैं कैश के लिए। बाकी अगर कंपनी की और बात करते हैं, तो
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी ने परचेज किए फिक्स्ड एसेट्स 71 करोड़ के, वो भी कैश दे के, मतलब पैसा दे के। उधारी में एसेट्स तो खरीदते हैं, वो उधारी में थोड़ा लेते हैं। हमको ज़मीन खरीदनी है तो हमको उधारी में ज़मीन थोड़ा देगा, वो पैसे लेगा फिर ही देगा। तो फिक्स्ड एसेट्स कंपनी ने खरीदे और इन्वेस्टमेंट्स ही खरीदे कंपनी ने 37 करोड़ रुपए के। ये माइनस पर अगर कैश फ्लो में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब कंपनी से पैसा बाहर गया है। और किस चीज़ के लिए गया वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। 88 करोड़ के अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स हैं, वहाँ से कंपनी के पास में आया है, पैसा आया है। अगर फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कंपनी ने इस साल जो है जो बोरोइंग है वो पे की है 5 करोड़ के आसपास की, और कंपनी ने पे किया है इंटरेस्ट ब्याज 80 लाख का, और कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है 7 करोड़ के आसपास का। अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी खुश किया है कंपनी ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस उठा रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और एफ की जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो रही है, और डी की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रही है। अभी रिसेंट पास्ट के अकॉर्डिंग रिसेंट की बढ़ी है। और जो पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ 24%, 24-25% के आसपास में ही कंपनी के पास में है, मतलब लोगों के पास में है। सो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे लेवल्स के ऊपर अवेलेबल है आज भी बाइंग के लिए, और लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो स्कोप है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सो जब तक ये इंडस्ट्री पीई को टच करके ऊपर जो इसके और भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके लेवल तक नहीं चला जाता, तब तक तो अपने को यहाँ पर कोई इश्यू नज़र नहीं आता है, अगर ये प्रॉफिट्स को मेंटेन करती है तो। सो फाइनली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जैसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी उसके अकॉर्डिंग हम बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने को बाय करना है तो डाइवर्सिफाइड तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 15 स्टॉक्स के अंदर उसमें से एक स्टॉक आप ये भी ऐड कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छे खासे रिटर्न्स ना दे, तब तक के लिए। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू रिसोर्सेज।